हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज फन। आज का जो टॉपिक है समरी ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो है ये पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, प्लीज उस वीडियो को भी देख ले। ये जो है ये पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनके जो राइटर है इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। So Frederick Forsyth was born in 25th of August 1938 in Ashford, Kent, England. तो इनका जन्म जो हुआ था ये 25th of August 1938 में हुआ था. He was educated at Tonbridge School and later joined the University of Granada in Spain. He joined the RAF and became a jet fighter pilot. तो ये basically pilot थे ये. He became a journalist and joined BBC in 1965, where he served as an assistant diplomatic correspondent. ये diplomatic correspondent का मतलब होता है कि ये भी journalist का एक part है जो external affairs को, जो foreign affairs है उनके ऊपर write up लिखते हैं. तो चलिए हम देखते हैं जो ब्लैक एरोप्लेन है ये डिस्क्राइब किसके बारे में करता है। डिस्क्राइब्स अबाउट यूनिक बट मिस्टीरियस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। तो ये स्टोरी बेसिकली इसी के ऊपर है। तो चलिए हम स्टोरी फटाफट स्टार्ट करते हैं। द मून एंड स्टार वर शाइनिंग इन द स्काई, यानी जो पूरे स्काई जो है क्लियर था, और जो हमारे नरेटर साहब है वो बोल रहे हैं कि पूरा जो स्काई है वो क्लियर है, मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। और द नरेटर वाज फ्लाइंग ओल्ड डकोटा DS-088 एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी जो नरेटर है वो पुराना सा जो ओल्ड पुराना डकोटा नाम का जो एरोप्लेन है वो चला रहे हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट किए, फ्रांस से स्टार्ट किए बैक टू इंग्लैंड। तो उन्हें कहाँ जाना है, इंग्लैंड में जाना है। तो and I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, it was 1:30 AM in the morning. तो बहुत ही यानी एकदम मॉर्निंग आवर का टाइम था, 1:30 बज रहा था। उन्होंने अपने वॉच देखा तो 1:30 बज रहा था। और वो स्टार्ट कहाँ से किए थे, पेरिस से उन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ पे जा रहे थे, उनको इंग्लैंड जाना था। और इसी दौरान जब वो फ्लाइट चला रहे थे वो ड्रीम कर रहे थे कि किस तरीके से वो फैमिली मेंबर से मिलेंगे और किस तरीके से अपनी हॉलीडेज जो वो स्पेंड करेंगे अपने फैमिली के साथ। तो इसी तरीके से जा रहे थे। और उन्होंने जाते जाते क्या किया, उन्होंने मतलब जब वो फ्लाइट में थे ही कॉन्टेक्टेड पेरिस कंट्रोल फॉर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वही नियर बाय कंट्रोल पैनल था। तो वहां से उन्होंने इंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे कॉन्टेक्ट किया। एंड दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। उन्होंने बोला कि आपको इंग्लैंड जाना है। तो यानी जो कंपास में बोला जाता है, थ्रू कंपास से उनको पता चलता है कि किस तरीके से और किस डायरेक्शन में टर्न होना है। तो उन्हें बताया गया कि 12 डिग्री वेस्ट में आपको टर्न होना है। तो ही थॉट दैट ही वुड रीच इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और वो मन में बहुत सारे सपने लेके चल रहे थे कि मैं फैमिली से मिलूंगा, अपनी हॉलीडे बड़े ही सुंदर से स्पेंड करूंगा। और उसे वो ये भी कैलकुलेट कर रहे थे कि अरे अभी इंग्लैंड तो ज्यादा दूर है नहीं, मैं जरूर ब्रेकफास्ट के पहले तक बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहे थे। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, और he saw the clouds in the sky, they were storm clouds। यानी हार्डली वो पेरिस से 150 किलोमीटर ही दूर गए होंगे तो उन्होंने क्या देखा, he saw clouds in the sky। और ये जो आर्म्स क्लाउड ने था, they were the storm, और वो भयानक स्टॉर्म क्लाउड्स थे। और दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन। और ये जो क्लाउड्स था वो कैसे दिख रहा था, ह्यूज माउंटेन जैसे दिख रहा था। The narrator took the risk and flew straight into the storm। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करूं, वो अपना पूरा यानी वे ही लॉस्ट कर लिए थे। फिर उन्होंने सोचा कि इन बिटवीन तो मुझे यहाँ पे रुकना है नहीं। और तो उन्होंने क्या किया कि चलो रिस्क लिया जाए, और वो स्ट्रेट स्टॉर्म के, वो क्लाउडी स्टॉर्म के अंदर वो घुस गए। He could not see anything outside. The old aeroplane jumped and twisted in the air। तो क्योंकि क्लाउड्स पूरे भरे थे
और हवा भी तेज चल रही थी, तो पूरा वहां पे टर्बुलेंस होने लगा एरोप्लेन में। तो पूरा एरोप्लेन जो है वो जंप और ट्विस्ट कर रहा था, यानी काफी रिस्की माहौल हो गया था। तो यहाँ पे जो वो एक बार वो सोचे कि मैं पेरिस यानी जहां से वो निकले थे वहीं पे मैं बैक मोड़ लेता हूँ, बट फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे अपनी फैमिली से जल्द मिलना है, और यही सोच के उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। He looked at the compass, it was dead. Other instruments were also dead. तो उन्होंने सोचा कि अब जो उन्होंने उनको बोला था 12 डिग्री वेस्ट ऐसा बोला था, तो इसीलिए वो कंपास की तरफ देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि कंपास उस समय डेड हो गया था, यानी कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। आपको मालूम होगा जिस तरीके से हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो हम लैंडमार्क्स देखते हुए जाते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ, ये बिल्डिंग के बाद मुझे राइट मोड़ना है, ये पेड़ के बाद मुझे लेफ्ट मोड़ना है, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे। तो एरोप्लेन जब चलाते हैं आकाश में तो हमें कुछ पता नहीं चलता, कोई भी लैंडमार्क नहीं है, तो उस समय जो बेसिकली जो भी पायलट है उसे हेल्प कौन करता है, ये कंपास हेल्प करता है। तो सोचो जो नेविगेटर है, नेविगेशन जो दिखा रहे हैं उसको, तो नेविगेटर ही खत्म हो गया, यानी वो डेड हो गया, खराब हो गया, और उसके साथ साथ जितने दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी थे डेकॉर्ट में वो भी खराब हो गया। तो सोचो कितना पैथेटिक कंडीशन हुआ होगा उस समय। इवन द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, उसका जो फ्यूल टैंक दिखा रहा था वो भी एम्प्टी दिखा रहा था, यानी वो स्ट्रगल भी करे तो किसके बेसिस पे करे, उसको ऐसा फील हो रहा था, यानी जो सिचुएशन था टोटली होपलेस हो गया था कि, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। तो he tried the radio to contact Paris control, there was no answer। तो उन्हें लगा चलो एक बार रिस्क लेता हूं और कोशिश करता हूं, शायद मेरा लक बहुत अच्छा हो, और वो रेडियो कंट्रोल टावर को वो कांटेक्ट करने लगा, क्योंकि पेरिस उसके ज्यादा नजदीक था तो उधर वो कांटेक्ट कर रहा था, बट वहां से कोई आंसर ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके थे। तो सडनली, और इसी बीच वो क्या देखा, सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, अ ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। तो अचानक से उसने देखा कि एक और एरोप्लेन उसके पास में ही चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, वो कौन सा कलर का था, ब्लैक एरोप्लेन, एंड इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। उसको देख के थोड़ा सा उसे रिलीफ लगा कि चलो इतने भयानक सिचुएशन में कोई तो मेरे साथ है। तो वो ऐसा देख ही रहा था उसकी तरफ, तो उसी समय उसने क्या बोला कि यानी जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, ये तो उसका पायलट का फेस तो नहीं देख पा रहा था, बट उसे ये खुशी हो रही थी, वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो मेरे साथ कोई तो है। और अचानक से वो पायलट जो है उसे हाथ ऐसा वेव करके उसको बोलने लगा, फॉलो मी, ऐसा वो बोला। तो नैरेटर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसको कोई होप ही नहीं दिख रहा था, तो ये जो बंदा था उसके लिए बहुत बड़ा एक होप लेके आया था। तो उसने सोचा कि चलो इसी को फॉलो किया जाए। द नैरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड फॉर हाफ एन आवर। तो आधे घंटे के लिए वो ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे, जैसा एक बच्चा, जब बच्चा छोटा रहता है और बाहर निकलता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि माँ अपने पेरेंट का हाथ पकड़ के ही वो चले, क्योंकि उसके मन में एक डर रहता है, उसको अनसर्टेनिटी रहती है टुवर्ड्स फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है उसे मालूम नहीं, इसलिए उसको पाथ दिखाने के लिए उसके पेरेंट है, इसलिए वो हमेशा उनके हाथ पकड़ के चलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी नैरेटर को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसे तो कुछ दिख नहीं रहा था, इतने बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन जैसे क्लाउड्स थे। तो उसने सोचा कि बेटर टू होल्ड हिज हैंड, यहाँ पे हैंड्स तो होल्ड कर नहीं सकते है ना, तो इसीलिए वहां पे यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि वो जो है वो ब्लाइंडली उन्हें यानी जो पायलट है वो ब्लैक एरोप्लेन का, उसे वो फॉलो कर रहा था। और लेकिन उसके मन में ये भी डर था, फ्यूल टैंक ऑफ ओल्ड डेकॉट was almost empty and it may last to fly for 5 or 10 minutes। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्यूल टैंक जो इंडिकेटर दिखा रहा था वो खाली 5 या 10 मिनट के लिए ही बचा था, यानी इसके बाद जो फ्यूल जो है वो टोटली एम्प्टी हो जाती। तो उसके मन में ये भी डर था कि क्या मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, बिकॉज आई एम हैविंग ओनली अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फ्यूल इन माई टैंक, है ना। तो इसी बीच he saw two straight lines of lights
बिफोर हिम इट वॉज रनवे। तो इसी बीच उसने क्या देखा, दूर दो स्ट्रेट लाइट्स के दो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं उसके सामने में, और वो बड़ा ही खुश हो गया क्योंकि यस ये क्या था, इट्स अ रनवे। और ये देख के वो बहुत ही खुश हुआ वो, और चिल्लाया एन एयरपोर्ट, ही क्राइड इन जॉय। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि यस एट लास्ट मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, एयरपोर्ट तक पहुंच गया मैं। उसे बड़ी खुशी हो रही थी। एंड ही सेफली लैंडेड एंड वेंट टू कंट्रोल रूम। तो इसी बीच जब वो लैंड कर रहा था तो उसने पलट के अपने, यानी जो ब्लैक पायलट का जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है, उसे थैंक यू बोलने के लिए वो पलटा। तो उसने क्या देखा, अरे पीछे वो एरोप्लेन कहाँ गया। उसे तो वो दिख ही नहीं रहा था, पूरी जो स्काई थी वो खाली थी। तो इसीलिए उसके मन में कुछ डाउट आया और वो दौड़ के कंट्रोल रूम के पास पहुंचा। He asked the lady in the control room who the other pilot was। यानी उसमें क्यूरियोसिटी हो रही थी, उसको ये भी दुख हो रहा था कि अरे मैं उसने मुझे इतना हेल्प किया, इतने डिजास्टरियस सिचुएशन से मुझे निकाला, और मैं उसे थैंक यू तक नहीं बोल पाया। तो उसे लगा कि मैं उसका जो है एड्रेस ले लेता हूँ, मे बी एनी हाउ मैं उसे थैंक यू तो कम से कम बोल सकूं। तो इसीलिए इस वजह से उन्होंने उस लेडी से इंक्वायरी की कि कौन था वो अदर पायलट। सो लेडी बड़े स्ट्रेंजली उसको देखता है और क्या बोलता है, पायलट एरोप्लेन, नो एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, ओनली योर एरोप्लेन वॉज विजिबल। तो उसने क्या बोला कि रडार में हमने देखा कि वहां पे तो कोई एरोप्लेन ही नहीं था। उसे बड़ा अजीब हो रहा था कि ये दूसरा एरोप्लेन के बारे में क्यों बोल रहा है, क्योंकि रडार में तो कोई दूसरा एरोप्लेन दिखा ही नहीं था। तो लेडी ने उसे क्या बोला, वहां पे कोई एरोप्लेन नहीं था, खाली आप ही का एरोप्लेन था जो स्ट्रगल कर रहा था। फिर लास्ट में फिर उसके मन में क्वेश्चन आया कि हु हेल्प्ड मी टू अराइव सेफली विदाउट कंपास और ए रेडियो, एंड दूसरा उसको ऐसा लग रहा था विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक। तो उसे लग रहा था कि वो भला इंसान कौन था जिसने मुझे हेल्प किया सेफली लैंड करने के लिए, जब मेरा कंपास, मेरा रेडियो कुछ काम नहीं कर रहा था, और इसके साथ साथ मेरा फ्यूल टैंक भी जवाब दे दिया था। ऐसी सिचुएशन में वो भला इंसान कौन था। और इसी तरीके से जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। लेकिन एंड होते होते इट रिमेन एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉर हिम, एंड टिल डेट उनके लिए वही मिस्ट्री रहा कि वो पायलट कौन था, किसने मेरी मदद की। तो फटाफट हम इसका थीम देख लेते हैं। आपको ये स्टोरी, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो द थीम इज वी शुड नॉट लैक अवर प्रोफेशनल एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज नरेटर डिड। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उसे हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जैसे नरेटर ने किया। बिकॉज पेरिस वॉज नॉट फार, पेरिस बहुत दूर नहीं था, ओनली 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम। आपको लग रहा हो कि 150 किलोमीटर, माई गॉड बहुत दूर है, बट एक फ्लाइट के लिए, एक एरोप्लेन के लिए इट इज नॉट मच। तो पेरिस जो है वो बहुत दूर नहीं था। ही कुड हैव रिटर्न बैक बट ही टुक रिस्क। वो चाहता, जब उसका फ्यूल टैंक कम था, फ्यूल टैंक में फ्यूल कम हो गया था और उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, तो वो चाहता तो वो मोड़ सकता था और वो वापस एक सेफ जगह यानी पेरिस में जा सकता था, बट उसने रिस्क लिया विच वॉज टू डेंजरस स्टेप, जो कि बहुत ही डेंजरस था, है ना, कुछ भी हो सकता था नरेटर के साथ। इफ द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, ही माइट हैव मेट विथ फैटल इंसिडेंट। अगर वो पायलट, किसका पायलट, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, अगर उसे हेल्प नहीं करता तो शायद आज वो पायलट यानी हमारा जो नरेटर है वो जिंदा ही नहीं होता। ही इग्नोर्ड हिज प्रोफेशनल विजडम। उसने अपना प्रोफेशनल विजडम को निग्लेक्ट किया, बहुत बड़ी वो गलती किया। वो तो उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया था, इसीलिए वो सेफली वो लैंड कर पाया। तो ऐसा हमें प्रोफेशनल एथिक्स, यानी आप कहीं पे भी है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, आप जिस भी वर्क प्लेस में है, वहां के एथिक्स, वहां के रूल रेगुलेशंस, वहां के डिसिप्लिन, वहां
पे आपके रहते हुए जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइन किया गया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। देन ओनली यू विल बी सेफ। तो इसीलिए हमें हमेशा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे तो उसका गुड लक था, ही वॉज फॉर्चुनेट कि उसे हेल्पिंग हैंड मिल गया, अदरवाइज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। दूसरा जो हमने यहाँ पे ये सीखा, द थीम स्टोरी ये बताता है दैट वी शुड एक्सटेंड आवर सेल्फलेस हैंड टू हेल्प अदर्स। हमें जो है किसी भी बिना शर्त के दूसरों की हेल्प करना आना चाहिए, हमारे में वो गुण होना चाहिए, वो वर्च्यू होना चाहिए। हमें प्लस माइनस नहीं करना चाहिए कि अगर मैं इसको हेल्प करूंगा तो मुझे इससे क्या बेनिफिट है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो भी कोई नीडी है उसे हेल्प करना चाहिए। एज ये स्टोरी में भी हमने देखा, एज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन डिड, जिस तरीके से यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने हेल्प किया था हमारे नैरेटर को, इसी तरीके से हमें भी हेल्प करना चाहिए। When the narrator turned back to thank him, जब हमारे नैरेटर साहब जब वो लैंड करने ही वाले थे, वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा उसे थैंक्स बोलने के लिए, द एरोप्लेन वॉज नॉट देयर, द पायलट डिड हिज वर्क एंड डिसअपियर्ड। यहाँ पे जो पायलट है, जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे, उन्होंने क्या किया, हमारे नैरेटर साहब को हेल्प किया और वो आकाश में, स्काई में डिसअपियर हो गए, इन द स्काई। He did not wait for his work to be appreciated. हम हमेशा सोचते हैं कि अरे हमने इसको हेल्प किया या हमने इतना अच्छा काम किया, मेरा तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, किसी ने मेरी बात काम को देखा ही नहीं। तो हमें हमेशा एप्रिशिएशन के हंगर नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं होना चाहिए। जैसे गीता में भी बोला गया है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी। अभी देखिए यहाँ पे भी नैरेटर जो था वो लाइफ लॉन्ग ये चीज के लिए वो उसका थैंक बोलता रहा, मन ही मन थैंक बोलता रहा कि जिसने मुझे हेल्प किया था। और वो भी एक तरह से अप्रिसिएशन ही हुआ ना। बट जो है ब्लैक जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने नहीं सुना। बट ऐसा ही सेल्फलेस हेल्प हमें दूसरों को भी करना चाहिए। किसी एप्रिसिएशन के लिए हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी नीडी पर्सन है उसे हमें हेल्प करना चाहिए। होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, थीम ऑफ द स्टोरी भी समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट in the comment section, and also subscribe my channel. Press the bell icon for the notification of the new videos which I post. And thank you once again. Meet you in the next video. Okay, bye.